सो फिर सो फिर से अब ऐसे बोलना गुड मॉर्निंग एवरीवन या कुछ भी ऐसे बोल सकते हो। हेलो माय नेम इज मोनिका। हेलो, माय नेम इज मोनिका। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो है नेहा बत्रा मैम, जो कि फोनिक्स टीचर हैं, जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रो फोनिक्स के नाम से है। आप जाकर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं। हमारा जो ये पॉडकास्ट है ये है फोनिक्स और अर्ली रीडिंग के ऊपर। ये पॉडकास्ट पेरेंट्स एंड जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो आई होप कि आप ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मैम, आजकल के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। लाइक स्कूल्स में भी, ट्यूशंस में भी इतना वो लोग स्पेंड करते हैं। फिर भी समटाइम्स बच्चों को प्रॉब्लम आता है आगे चल के, लाइक वर्ड्स बोलने में या फिर रीडिंग करने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैम उनका बेस क्लियर नहीं है। जब तक हम फोनिक्स से बेस क्लियर नहीं करेंगे तो हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ सकते। अब आप स्टेयर्स पे क्लाइंब कर रहे हो, आप फर्स्ट से सीधा फिफ्थ स्टेप पे तो नहीं जा सकते ना। सो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो वो स्टेप बाय स्टेप इज लर्निंग ऑफ फोनिक्स। फोनिक्स आपने बोला कि फोनिक्स, तो फोनिक्स क्या है? फोनिक्स इज बेसिकली टीचिंग ऑफ द साउंड्स। राइट। हम साउंड्स को कैसे बाइफिकेट करते हैं, सेगमेंटिंग करते हैं, ताकि बच्चा इजीली उसको रीड कर पाए किसी भी वर्ड को। लाइक फॉर एग्जांपल द वर्ड इज कैट। सो अब हम पहले तो पढ़ते थे CAT कैट, BAT बैट, लेकिन अब हम पढ़ाते हैं ख एट कैट। ओके। जब तक साउंड्स क्लैरिटी नहीं होएगी बच्चा वो वर्ड रीड ही नहीं कर पाएगा, वो फ्रेम ही नहीं कर पाएगा इन अ सेंटेंस। तो ठीक है, आपने बोला कि हम लोग उनको साउंड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, राइट? जैसे आप कैट का एग्जांपल दे रहे हो, तो उसको लिखना भी तो उस वे में आना चाहिए ना, कि जैसे राइट करना कि CAT लिखना है, या फिर मैं ख बोल रही हूँ ख ए, ऐसे जो भी आप बोल रहे हो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता राइट? तो वो फिर उसको कैसे पता लगेगा कि मेरे को CAT लिखना है या ख से स्टार्ट करना है? मैम यही चीज है ना, मैं वही तो आपको बोल रही हूँ कि फोनिक्स नेसेसिटी हो गई है इस टाइम पे। पहले हम सिखाते थे ABCDEFG, अब हम जॉली फोनिक्स में क्या सिखाते हैं? SATIPNCKEHRUDGO, सारा हमारा फोनिक्स का साउंड होता है। 42 साउंड्स है, पूरा पैटर्न होता है। उसी के अकॉर्डिंगली हम अकॉर्डिंग टू द एज हम वर्क करते हैं। तो जब बच्चे को S की साउंड पता लग गई, तो जैसे साउंड क्लियरिटी हो गई, हम उसको डिक्टेशन देते हैं। जैसे मैंने वर्ड बोला, मैंने ऐसे बोला, द चाइल्ड विल बी राइटिंग S। ओके। तो अगर मैं बोला तो द चाइल्ड विल बी राइटिंग B। ओके। साउंड्स की क्लैरिटी हो जाती है, सिंगल सिंगल साउंड्स। देन वी गो फॉर द सेगमेंटिंग, राइट, ब्लेंडिंग, देन 2 लेटर्स पे लेके जाते, लाइक एट, एन। ओके। तो ऐसे ही ब्लेंडिंग करते करते बच्चा वो कैट पे भी पहुंच जाता है। जब उसको कैट बोलूंगी तो वो अपने माइंड में करेगा एट कैट। राइट, ये चीज है। मतलब तो फिर कितनी एज से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने? जैसे मेरी भी डॉटर है, 2 इयर्स की होने वाली है, तो क्या मैं उसको अभी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर एज होता है कि इसी में ही स्टार्ट करना? 3+ एज जो होती है ना वो सेटिस्फैक्टरी रहती है, बिकॉज बच्चे को पता है कलर्स का रिकग्निशन है, नंबर्स का थोड़ा बहुत रिकग्निशन होता है, लेटर्स का रिकग्निशन होता है, तो फिर वो उसके साथ रिलेट कर पाता है। अगर वो बच्चे को बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, रॉ हैंडेड है, वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। जैसे बाहर के क्लाइंट्स मेरे हैं जो वो जनरली 2+ में भी आ जाते हैं, वहां के थोड़ा सा रिटन पैटर्न कम है बट रीडिंग पैटर्न ज्यादा है, तो दे प्रेफर कि 2+ में बच्चा साउंड्स क्लैरिटी हो जाए, एटलीस्ट रीड कर ले। सो मेरा जो सबसे यंगेस्ट था दैट वाज 2.5। ओके। तो फिर वो बहुत जल्दी उस लड़की ने सीखा, बहुत जल्दी लर्न करा, तो वो हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है एज अ ट्यूटर कि हाँ मेरे बच्चे ने सीख लिया। सो दैट्स द। तो क्या पेरेंट्स भी ऐसे जो साउंड मेथड्स है, फोनिक्स है, वो घर पे ऐसे करवा सकते हैं कि प्रॉपर पर्टिकुलर ट्यूटर के से ही करवाना चाहिए? मैम देखो, आई एम फोनिक्स सर्टिफाइड। अब जैसे जो सर्टिफाइड नहीं है, हम अकेली यूट्यूब वीडियोस देख देख के आप बोलो कि हाँ मैंने वहां से सीख लिया, मैं कर लिया, नहीं। हाँ आप कर सकते हो, बट आप बोलो कि फुली आप कर पाओगे, वो आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत आप कर लो, किसी का पेज फॉलो करके या यूट्यूब पे देख के आप कर सकते हो, बट आप बोलो कि प्रॉपर आप पूरे आप कह लो रूल्स। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कैट में C क्यों लगता है और काइट में K क्यों लगता है? ये तो आज तक मुझे भी नहीं समझ तो इसके पीछे रूल है, कैट एंड काइट रूल। ओके। तो C goes with the vowels A O U and K comes before the vowels I and E. ओके। एंड फिर वो मैंने इसकी स्टोरी बनाई हुई है कि CN के फ्रेंड्स होते हैं, फिर वो फाइट कर जाते हैं, फिर न्यू फ्रेंड्स फाइंड करते हैं। अब देखो C के 3 वॉवल्स फ्रेंड्स हैं, K के 2 हैं, तो फिर K तो क्राई करेगा ना, तो फिर वहां से कौन आता है? द हेल्पिंग Y. ओके। सो K comes before I, E and Y.
एक्सेप्शंस हैं, लाइक कैंगरू, कराटे, कोआला, दीज आर एक्सेप्शंस, बट स्टिल काफी हद तक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं उसको कैट बोलूंगी लिखने को तो वो CAT कैट ही लिखेंगे, राइट, दे विल नॉट राइट ऑन KAT, क्योंकि वो उनको रूल पता लगे कि C के साथ नहीं आता है, इट इज अ फ्रेंड ऑफ K। ओके, तो मतलब जो आपने बोला कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे कि जो किस पर्टिकुलर वर्ड जो सी के साथ कुछ लगते हैं एंड के साथ कुछ लगते हैं, तो ये सबके लिए है कि सिर्फ एक इसमें ही है? ये मैम रूल्स होते हैं, यही तो रूल्स है फोनिक्स के, लाइक सी के भी रूल हैं। अब सी के जब AOU के साथ लगता है तो वो ख की साउंड देता है, यही सी जब IEY के साथ लगता है तो वो स की साउंड देता है, लाइक सेल, सिटी, साइकिल। तो ये बाइफिकेशन आप कैसे बच्चे को सिखाओगे जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी इस चीज की? तो हमने स्टोरी बेस्ड इसको लर्निंग बनाया होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, फ्रॉम बेस टू हेड प्रॉपर, कि हाँ कुछ भी दे दो उसको लिखने के लिए तो उनको पता है कि हाँ अच्छा ये इसके साथ रूल था। तो ये स्पेलिंग्स एरर बहुत कम हो जाते हैं विद फोनिक्स। तो फिर स्कूल्स में क्यों नहीं सिखाया जाता? जैसे इतना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग स्कूल्स में क्यों नहीं इस चीज पे फोकस कर रहे हैं जो स्कूल्स है? मैम थिंग इज दिस कि स्कूल में काफी जो टीचर्स हैं वो ओल्ड हैं, ठीक है, उनको वो न्यू टीचिंग दी ही नहीं गई है। और अब तो आई गेस स्कूल में क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो टीचर है फोनिक्स सर्टिफाइड होनी चाहिए। आई तो ऑलवेज से टू, मतलब जो भी मेरे को मिलता है कि कोई स्कूल का भी मिलता है तो कि आप कराना चाहिए कि टीचर्स को नॉलेज हो। वो अगर बेस से स्कूल में भी चले, घर पे भी चले, तो फिर वो बच्चा की कभी क्लैरिटी वो खत्म ही नहीं होएगी उस चीज में कि ठीक है हर चीज क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं होएगा उस बच्चे को। ये चीज का पॉइंट रहता है। वही आपकी बात से मुझे एक क्वेश्चन आया कि आपने बोला कि अगर स्कूल्स में भी ये चीज हो जाए और प्लस बच्चा ट्यूशंस पे जाके भी ये चीज कर रहा है, लेकिन घर पे कभी कहीं होता है कि पेरेंट्स नहीं उतना फोकस कर पाते बच्चे के ऊपर, तो क्या हाफ एन आवर की ट्यूशन लेके या 45 मिनट्स की क्लास लेकर अगर स्कूल्स में नहीं करवाया जाता तो आपको लगता है कि बच्चा इंप्रूव कर लेता है उस चीज में? मैम देखो, मैं तो पहली बात, मैं अपनी क्लासेस को कभी ट्यूशन नहीं कहती। ओके, इट इज नॉट अ ट्यूशन, इट इज एक्चुअली फन वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि हमने गेम्स भी खेलनी है, हमने बच्चे को इंटेलेक्चुअली उसको ब्राइट करना है। अब आप बोलो कि नहीं बेटा तुम सिर्फ फोनिक्स करो, नहीं, हम रीडिंग भी कराते हैं, हम गेम्स भी प्ले करते हैं, गेम्स के थ्रू बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं। और अगर यही पैटर्न स्कूल भी प्लीज मतलब क्लासेस में शुरू कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। वो करते नहीं है। अभी मेरे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि इट इज 50-50 एफर्ट। अगर मैं 50% अपना दे रही हूँ, 50% आपको भी देना पड़ेगा। अगर आप घर में जाके कुछ भी नहीं करवाओगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मेरे बच्चे कीन होते हैं कि हाँ मैम हमने घर जाके वर्कशीट्स करनी है, दे लव टू डू द कलरफुल वर्कशीट्स, कोई गेम्स, पैटर्न्स, ये चीजें वो लाइक करते हैं। तो अगर हम फन वे में लर्निंग करेंगे तो कौन सा बच्चा नहीं करेगा? बिल्कुल। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि पढ़ लो पढ़ के ही होगा, तो हम बोलते थे कि आप जैसे 2 घंटे 3 घंटे स्टडीज में ही दो। कई बच्चों को ना, कई पेरेंट्स को फिर ये लगने लग जाता है अगर उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा, बाकी एक्टिविटीज में कर रहा है, जैसे कलर कर रहा है, पेंटिंग्स कर रहा है, तो समटाइम्स पेरेंट्स ऐसा फील करते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत लेजी है या मेरा बच्चा बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, ये करता ही नहीं है, देखो उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, उनका बच्चा वैसा कर रहा है। तो हमें उस अकॉर्डिंग हमें पेरेंट्स को क्या गाइडेंस देनी चाहिए कि अगर बच्चा जिस चीज में इंटरेस्टेड है तो हम उस चीज को ही करवा के उसकी कम्युनिकेशन और बाकी उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उन चीजों में क्या हम इम्प्रोवाइजेशन करवा सकते हैं? मैम देखो, बच्चों को हर चीज का एक शौक होता है, हर बच्चे का एक अपना फोटे है। वो कोई कलरिंग में अच्छा है, कोई रीडिंग में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है। बट थिंग इज दिस, जो रीडिंग है ना, दैट इज अ बेस। साइंस में रीडिंग है, मैथ्स में रीडिंग है, तो वो बेस है। इंग्लिश में रीडिंग है, एवरी सब्जेक्ट नीड्स रीडिंग। बुक रीडिंग तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चे अभी से बुक रीडिंग शायद छोटी छोटी करनी शुरू करें, उनका लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स लर्न करेंगे, अपने माइंड में लेंगे, देन दे विल बी यूजिंग दोज इन डेली लाइफ। अगर वो यूज ही नहीं करेंगे तो वो नॉर्मली चलेगा, ओके आई एम गुड, वो वही चलेगा। तो वो चीज का अगर पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान रखे, रोज के रोज वोकैबुलरी ऐड ऑन करें, हम लोग जैसे करते हैं बच्चों को, हम लोग प्रोवोक करते हैं रादर देन कि बोलो बोलो बोलो, यू हैव टू स्पीक समथिंग, एक टॉपिक दिया, यू हैव टू स्पीक। अगर वो नहीं बोलेंगे, वो धीरे धीरे देखेंगे कि साथ वाला बोल रहा है मैं भी बोलूंगा। हम कंपैरिजन नहीं करते, हम कंपटीशन क्रिएट नहीं करते। फोनिक्स इज बेसिकली कि बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल लेके आना कि वो देखे कि हाँ मेरे को अब मैं ये वर्ड पढ़ सकता हूँ, अब जो आपने मुझे यहाँ पे लिख के दिया ना, आई कैन रीड इट। वो जब कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों में तो पेरेंट्स खुद ही आके बोलते हैं कि नहीं मैम इम्प्रूवमेंट है। जब वो साइन बोर्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं, जब वो नेम प्लेट्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो एक एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट पेरेंट्स की भी होती है कि हाँ वाओ, हमारा बच्चा हमारे
एज के अकॉर्डिंगली वो बहुत आगे चला गया है। ये चीज अगर हम इंकलकेट करें बच्चों में तो बहुत जल्दी हमारा इंडिया जो पीछे है अब आगे जाएगा। मतलब ये तो चैलेंज है ही है यहाँ पे। जैसे मैं अपनी खुद की भी पर्सनल बात करूँ तो समटाइम्स मे भी शायद हमारे टाइम पे उतने रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे, या मेरे से जो बड़ी जनरेशन वाले उतने रिसोर्सेज नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि अभी भी स्कूल्स में काफी ओल्ड टीचर हैं जिनको Yes. फोनिक्स के बारे में नहीं नॉलेज। पर पर्सनली इस पॉडकास्ट से पहले मुझे भी नहीं पता था कि फोनिक साउंड्स क्या होती है। वो आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे पता लगा, फिर मैंने उस पर रिसर्च किया कि क्या होता है। तो देन इसके कहीं अभी भी नहीं पता है। तो जो हमारी जनरेशन है तो उसको अगर अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है या रीडिंग साउंड्स, जैसे कई बार इंटरव्यूज के टाइम पे बहुत चैलेंज आता है लोगों को बात करने में या प्रॉपर कम्युनिकेट करने में, कई बार रीडिंग्स करने में, तो उसको अगर इस लेवल में आके हमारे एडल्ट्स को अगर इम्प्रूव करना है तो वो क्या कर सकते हैं अभी, कि नहीं दे आर टू लेट फॉर दिस? मैम आई ऑलवेज से कि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करो, आप नॉवेल्स रीडिंग करो, उससे आपकी वोकैब इंक्रीज होएगी, आपकी स्पोकन इंक्रीज होएगी। जब हम खुद एफर्ट अपने ऊपर लेंगे तो हमारे ऊपर डेफिनेटली वो चीज दिखेगी। अब आप बोलो कि मैं आराम से बैठी हूँ किचन में खाना बना रही हूँ, मेरी स्पोकन अच्छी हो जाएगी, वो नहीं होएगी। ठीक है ना, हमें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर अब आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो पेरेंट्स खुद लर्न करते हैं। अच्छा मैम ये ऐसे था, अच्छा हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं केक के पीछे के ई क्यों आता है, सी ई क्यों नहीं आता है। तो वो चीज जब पेरेंट्स क्लैरिफाई करते हैं अपनी चीजों में, डेफिनेटली उनमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। जिन्होंने करना है एक्चुअली, जिन्होंने करना है, कि जो लोग चाहते हैं कि हाँ जी मैम आपने करवाया हम भी करेंगे, वो एक अलग एफर्ट होता है। मैम जैसे आप बोल रहे हो कि स्पोकन के लिए जैसे भी है, ये फिर फोनिक्स कोर्सेज होते हैं, मदर्स के लिए भी होते हैं कि मदर्स भी कर सकती हैं इफ दे वांट, कि हम अपने बच्चे को खुद पढ़ाना चाहते हैं या हमने खुद ये परस्यू करना है करियर, तो तब भी आप कर सकते हैं। ये चीज है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम आपको ऑडियंस को मतलब देना चाहते हैं कि कुछ टिप्स फॉलो करो जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को या रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, तो 4-5 आप ऐसे बता सकते हो? हाँ, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी जो मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि 4 to 5 वर्ड्स डेली आप बच्चे को करवाओ, मतलब 1 वीक के लिए वही रेपिटेटिव करवाओ ताकि वो स्टक हो जाए, उनके लिए भी आपके लिए भी। ठीक है ना, तो वो चीज जब आप न्यू वर्ड्स ऐड ऑन करते हैं अपनी वोकैब में तो आपको ही अच्छा लगेगा कि अच्छा यार ये ठीक है, अब हम यही यूज करेंगे। अब बच्चा घर पे बोले पानी दे दो, अब आप बोलोगे प्लीज गिव मी वाटर, आप उसका सेंटेंस फॉर्मेशन ही चेंज कर दोगे तो आप भी वही बोलोगे प्लीज गिव मी वाटर, तो डेफिनेटली आपका स्पोकन इंप्रूव होएगा, हर चीज इंप्रूवमेंट होती है। सेकेंडली रीडिंग टाइम बोथ फॉर मदर एंड द किड टुगेदर। आप अपनी बुक ले लो, वो अपनी बुक ले ले, नहीं तो दोनों एक ही नॉवल लो, कोई भी एक बुक लो, उसको इकट्ठे रीड करो, वो भी आपको समझाए, आप भी उसको समझाओ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। उससे भी सब कुछ एक तो बच्चे को भी लगता है कि हाँ मेरे साथ बैठे हैं, मामा भी सीख रही है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो वो चीज लर्निंग 2 वेज हो जाती है। ठीक है। थर्डली अपने बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है, जो आजकल हम लोग नहीं दे पाते हैं। हम रादर देन फोकसिंग ऑन द सोशल मीडिया रील्स एंड ऑल कि ये चीज करना है, तो मेरी डॉटर भी कभी कभी मुझे बोल देती है कि मम्मा, तो मैं बोलती हूँ रुको मेरे को क्लासेस लिखनी है, मेरे को ये लिखना है, तो मैं बोलती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं अभी शी नीड्स टाइम। तो मैं जनरली जब वो सो जाती है तो आई यूज टू राइट डाउन माई ऑल क्लासेस सेशंस एंड ऑल एवरीथिंग, मैं लिखती हूँ। तो वो चीज से क्या होता है कि उसको भी टाइम मिल गया, उसकी बातें भी मैंने सुन ली, एक इंटरेक्शन पेरेंट और बच्चों की हो गई। और जो जैसे आजकल में बच्चों में डिफरेंसेस आ गए हैं, बच्चे सोशल मीडिया इतना यूज करना शुरू हो गए हैं, टीवी, फोन, गैजेट्स, एवरीथिंग, वो चीजों से बच्चे थोड़ा दूर हो जाते हैं। ठीक है। अब डेली रूटीन में जैसे व्हाट आई डू विद माय डॉटर, कि हम लोग वो साइकिलिंग के लिए हम लोग जाते हैं, तो वो साइकिलिंग करती रहेगी तो मैं साथ समय कोई ना कोई वर्ड बोलती रहूंगी। अच्छा नया इंडोलेंट, मेक अ सेंटेंस ऑन इंडोलेंट। ठीक है, अब नया वर्ड है फ्रेजाइल है, लेट्स मेक अ सेंटेंस ऑन फ्रेजाइल। तो डेफिनेटली शील बी मेकिंग, अब हाँ वो फाइबर्स मम्मा ने सिखा दिए, अब वही वर्ड्स के शील मेकिंग डिफरेंट वर्ड्स। तो वो वर्ड से क्या उसका वोकैब इंक्रीज हो गया, मेरी वॉक हो गई, उसकी साइकिलिंग हो गई, तो 3 वेज हो गया। फिटनेस भी हो गया, रीडिंग भी हो गया, वोकैब भी हो गया, स्पोकन भी हो गया, प्रोनाउंसिएशन भी हो गया, सब कुछ कवर अप हो गया। तो ये चीजें बहुत मैंडेटरी हैं आजकल के टाइम में, जो पेरेंट्स मैं कहना तो नहीं चाहती बट मदर्स जनरली बिजी आर देन किटीज एंड ऑल एवरीथिंग। मेरी कोई किटी नहीं है, हाँ पर्सनली मैं नहीं चाहती। मैं अगर है तो मेरे हस्बैंड के साथ ही है, मेरा पर्सनल कुछ नहीं। मेरे को होता कि नहीं, अब जैसे वो स्कूल गई है तो उसके पीछे से क्लासेस मेंटेन कर ली, अपनी बच्चों की क्लास काम बना लिया, तो ये चीजें हैं। अब जब कुछ भी है, फोन देखना, फालतू की रील्स नहीं देखनी, कुछ लर्निंग देखना, तो वो लर्निंग से मैं आई एम लर्निंग एवरी डे। अब वो चीज मैं अगर अपने में इंकलकेट करूंगी तो डेफिनेटली मेरे बच्चे में भी वो चीज जाएगी।
ऑब्वियसली। सो आप अभी आपने एक्टिविटी बताई जैसे जो आप अपनी डॉटर के साथ करते हो, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो बीइंग जो मदर्स या छोटे बच्चों के साथ ऐसी क्या एक्टिविटी, जैसे आप कहते हो कि 50-50% यस एफर्ट होता यस है, यस यस 50% आपका और 50% पेरेंट्स पेरेंट का, का। तो वो जो 50% पेरेंट्स का है, उसमें पेरेंट्स क्या क्या चीजें बच्चे के साथ एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं सो दैट कि बच्चा लर्निंग भी कर ले, रीडिंग भी सीख ले, और प्लस उसका जो मन भी लगा रहे कि फालतू की रील्स ना देखे या टीवी ना देखे या गेम्स ना खेले। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है? मैम जैसे मैम आपको सिंपल बताती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली अपनी गेम्स खेली थी, हम बॉल कैचिंग गेम खेलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई वर्ड बोला बी एंड उससे उसको थ्रो करा, शी सेड एल, तो वी मेक दैट बॉल बिल। तो हम लोग ऐसे वर्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ठीक है। घूमते घूमते इफ शी नीड समथिंग तो शी विल बी कन्वर्सिंग इन इंग्लिश विद मी। मैं डेफिनेटली ये चीज रखती हूँ कि यू शुड टॉक टू मी, एटलीस्ट मेरे साथ तो इंग्लिश में बात करो, बिकॉज यू नो आजकल ग्रैंड पेरेंट्स तो इतना वेल वर्स नहीं है विद द इंग्लिश लैंग्वेज, तो बेटर है कि हम तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन ऐसा करें कि हमारा बच्चा कल को कहीं पे भी जाके बोल पाए। तो नाउ व्हेनेवर दे आर टॉकिंग विद द टीचर्स आल्सो इन स्कूल, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। टीचर्स भी प्रेफर ही नहीं करती अब हिंदी में नहीं बात करनी, नहीं करते, तो वो चीज मेरे को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो चीज अच्छी है। हिंदी वाली मैम बोलती हिंदी में बात करो, पंजाबी वाली बोलती पंजाबी में बात करो, इंग्लिश वाली बोलती इंग्लिश में बात करो। मुझे लगता है पर चलो ये भी अच्छा है, बायलैंग्वेज बच्चा हर चीज सीखता है, राइट, वो भी बहुत चीजें जरूरी हैं। बाकी घर में आप बच्चों के साथ ट्रांसलेशंस बंद करो। मेरे को सबसे बड़ा ये जो आता है डिफिकल्टी पेरेंट्स के साथ, अब पानी पानी पीना है, पानी तो बेटा अच्छा प्लीज गिव मी वाटर, है ना, क्या मम्मा क्या, तो डोंट ट्रांसलेट इट, बेटा प्लीज गिव मी वाटर, शो देम वाटर, दिस इज वाटर एंड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उससे क्या होएगा कि बच्चा भी वो चीज समझेगा कि क्या बोल रहे हैं। अगर वो हमारी हिंदी समझ सकता है तो हमारी इंग्लिश क्यों नहीं समझ सकता? राइट। अब जो फॉरेनर्स हैं वो सब बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, बिल्कुल, तो उनके बच्चे कैसे इंग्लिश सीख लेते हैं? हाँ। हमारे बच्चे क्यों नहीं सीखते? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में यही बोलते हैं, मम्मा बोलो, चाचा बोलो, दादा बोलो, राइट। राइट, अब वी नेवर से कि हाँ से पापा हाय हेलो, वी नेवर से लाइक दैट। हाँ चलो अपने कल्चर को तो नहीं गवाना चाहिए, वो तो मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। माय डॉटर ऑलवेज व्हेन शी मीट समवन शी ऑलवेज से राम राम जी, तो मैं उसको सिखाया ये चीज, बट एटलीस्ट अपना थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा करो कि कल को आप कहीं पे भी आपको स्टैंड कर दिया जाए ना, आप इतना अपनी पर्सनैलिटी अलग वहां पे शो करो कि यू नो एवरीथिंग, ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप हारते भी हो तो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम यू कैन गेट अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ। राइट, राइट, ये चीज रहती है। जैसे आपने बोला कि हम जो हमारे जो बाहर के फॉरेनर्स हैं ना, तो वो, हाँ मैंने भी ये चीज नोटिस करी है कि हम लोग स्टार्टिंग से अपने बच्चे के साथ बोलते कि बच्चा कि ये क्या हुआ आपको, हाँ, है ना, हाँ, चोट yes, लग गई, मम्मा को दिखाओ, लाओ आई होगी तो कर दो, है ना, मैं भी करती हूँ डॉटर के साथ। तो बाहर के जो पेरेंट्स है वो ऐसा नहीं करते, वो ऑब्वियसली इंग्लिश में बात करते हैं, इस करके उनके बच्चे भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है डे 1 से जब से बच्चा बोर्न हुआ है ना, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कुछ कम्युनिकेशन उसके साथ उस लेवल में करें कि कल को वो जाके एटलीस्ट स्कूल या कॉलेज में या कल को जॉब में जाता है तो ये चीजें उसको फेस ना हो। तो अगर चलो हम तो थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं उतना लाइक पढ़े हैं या नहीं उतनी इंग्लिश अच्छी है, तो उस केस में फिर वो उनको क्या करना चाहिए? मैं वही चीज कहती हूँ कि वो 2 वे लर्निंग है। पेरेंट्स जैसे जनरली जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, वो उनका क्या होता है कि वो साथ में बैठते हैं, दे लर्न कि अच्छा कैसे मैम कम्युनिकेट कर रही है, हम भी वैसे कम्युनिकेट करें। वो चीज मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, खास करके जो पेरेंट्स ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, कि आप साथ में बैठो, सो दैट यू शुड ऑल्सो लर्न। जो मैं अगर न्यू टॉपिक करा रही हूँ, आप भी सुनो कि क्या करवाया है, ताकि आप उसको रेपिटेटिव प्रैक्टिस करवा पाओ। अगर आप बिल्कुल ही नहीं सुनोगे या बिल्कुल ही नहीं देखोगे, तो फिर वो तो बच्चे को आपने दोबारा रेपिटेटिव करवाना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैंने कहना कि अच्छा किया नहीं, तो वो आपने कहना कि हुआ नहीं। तो पेरेंट्स का एफर्ट वहां पे चाहिए। अभी मेरे पास कई बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, बट थिंग इज दिस कि हम उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि मैम कोई बात नहीं, आप भी साथ साथ करो। जब वो हमारे पास आते हैं, उनको बताते हैं कि मैम ऐसे ऐसे मैंने करवाया, सेम पैटर्न से आपने भी ऐसे करवाना है। तो डेली अगर उन्हें मुझे मिलना है तो डेली मैं उनको बता देती हूँ कि आज ऐसे करवाया, आज ऐसे करवाया, तो वो चीज उनके लिए भी क्लैरिफाई हो जाता है कि कैसे करना है, और वो खुद कीन होते हैं कि मैम अच्छा ऐसे है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था इस चीज का। तो ये चीज का फायदा हो जाता है। राइट। सो ABCD जो हम स्टार्टिंग से सीखते हैं नर्सरी क्लास से, आप बोल रहे हो कि हम मतलब साउंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बोलना, बस तो ये ABCD फिर मतलब इसका कोई यूज नहीं है, मतलब नहीं करवाना चाहिए कि ये अलग वे में यूज
मैम अगर तो हम जॉली फोनिक्स का मेथड यूज करते हैं तो हम ABCD नहीं करवाते, ठीक है। वी स्टार्ट विद SATIPN। अब इसका क्या रूल है, जो ये फर्स्ट ग्रुप है फोनिक्स का, जब हम बच्चे को SATIPN दैट इज 6 साउंड्स जब सिखा देते हैं, इसी 6 साउंड्स में हम लोग उसको अराउंड 40 to 50 वर्ड सिखा सकते हैं, लाइक सैट, सिट, टैप, टिप, टिन। तो ये चीजें बहुत वर्ड्स हो जाते हैं जो बच्चे बड़ी जल्दी से सीख जाते हैं। आप बच्चे को नॉर्मल पेंसिल दो, ये क्वेश्चन मैंने भी अपनी डॉटर के टाइम पे स्कूल में पूछा था कि आप कैपिटल क्यों सिखाते हो, है ना, कैपिटल क्यों नहीं सिखाते, छोटी क्यों सिखाते हो पहले। तो कहते हैं जब आप बच्चे को ऐसे पेंसिल देते हो तो दे विल स्क्रिबल, वो कभी स्ट्रेट लाइन बना पाएगा। तो मैंने बोला नहीं, इसीलिए हम लोग पहले स्मॉल सिखाते हैं, कर्व्स। और सिमिलरली जब मैंने ये पैटर्न फॉलो किया अपने पास, मैं दोनों साथ में चलाती हूँ, एस जैसे सिखाया कैपिटल मामा एस एंड बेबी एस, तो बच्चे ने बहुत जल्दी से पिक किया उसको। ओके एक तो हो गया कि दोनों की लेटर्स की रिकग्निशन होगी। अब पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि अल्फाबेट्स एंड लेटर्स में क्या डिफरेंस है, जनरल लोगों को पता ही नहीं इन चीजों में। अल्फाबेट्स इज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, लाइक ABCD, एंड लेटर्स आर द रैंडम लेटर्स। ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है जब मैं फोनिक्स सिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं, पेरेंट्स को भी पता नहीं कि अल्फाबेट लेटर्स में क्या डिफरेंस है, वावल कॉन्सोनेंट्स में क्या डिफरेंस है। जब तक आप ये बेस ही नहीं करवाओगे तो आप आगे कैसे सोचोगे कि बच्चा बड़े बड़े वर्ड्स रीड करेगा और बना लेगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो आपको लगता है कि पेरेंट्स को नहीं आजकल, जैसे आपने बोला अल्फाबेट एंड लेटर्स में डिफरेंस और वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, तो वो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाहते हो? यही जैसे वावल्स है 5 वावल्स AEIOU, एंड Y इज अ फॉल्टी वावल। Y भी कभी कभी वावल की जगह ले लेता है, बिकॉज विदाउट अ वावल हम कोई भी वर्ड फ्रेम नहीं कर सकते। लाइक कैट में तो CAT कैट आ गया, A आ गया वावल। अब आप मुझे बताओ क्राई में कौन सा वावल है, वावल तो नहीं है, बट हम बोलते हैं कि वावल के बिना वर्ड नहीं होता, देन Y एक्ट एज एन वावल देयर। अगर शॉर्ट वर्ड होएगा तो I विल बी लाइक क्राई, I द लॉन्ग I साउंड, ठीक है। अगर द बड़ा वाला वर्ड होगा लाइक द वर्ड इज 20, तो इट विल बी मेकिंग, Y विल बी मेकिंग द E साउंड, 30, 20, टेस्टी। सो लाइक कभी कभी हम पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा कि वर्ड नहीं पढ़ रहा या नहीं बोल रहा या रट्टा मार रहा है, ठीक है, तो कब पेरेंट्स को वरी करना चाहिए कि जब उनका बच्चा वर्ड क्लियर नहीं बोलता। जैसे हमने वो मूवी देखी थी ना तारे जमीन पर, तो उसमें ना कुछ इशू था, मतलब वो डिसलेक्सिया। हाँ जी। तो ऐसे ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर क्लियर वर्ड्स नहीं बोलते, चाहे वो बड़े हो जाए, मतलब कुछ उनकी एज बड़ी हो जाए, तो फिर कब वरी करना चाहिए पेरेंट्स को? वो उसमें तो मूवी में एक्चुअली रीडिंग का प्रॉब्लम ही था, हाँ, रीडिंग का ही था, लाइक BND, PNQ। वो बच्चे, वो डिसलेक्सिया तो चलो है, एज अ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट ये जनरली सब बच्चों में होता है। मेरे पास आज से जितने भी बच्चे आए हैं सबके सबने ये इशू करा है, क्योंकि दीज आर मिरर लेटर्स, BND। तो हम B उसको सिखाते हैं लाइक बैट एंड देन मेक अ बॉल, D is like make a C and then go up। और इसको फनी में मैं लेके जाती हूँ कि B has a belly and D still wears a diaper। So like that वो बच्चे को इंटरेस्टिंगली लर्न हो जाता है कि अच्छा ऐसे BND है। Similarly with PNQ, तो हम ऐसे बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे होती है, तो फिर वो क्लैरिटी हो जाती है उन चीजों में, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। रीडिंग का बेस जब बच्चे क्लैरिटी से नहीं बोल पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ को तो बोलने में प्रॉब्लम आता है, दैट नीड्स थेरेपी, राइट। और थेरेपी लेना आजकल के टाइम पे मुझे लगता है गलत नहीं है। अगर हम अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन, उसका स्पीच क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा सिर्फ जैसे आर पे अड़ रहा है या ल नहीं बोल रहा है, इट इज वेरी कॉमन थिंग कि बहुत लोगों में होता है। तो यू कैन रेपिटिवली लाइक से, लाइक मेरे पास एक बच्चा था तो वो आर नहीं बोलता था, तो आई यूज्ड टू स्पीक मैक्सिमम वर्ड्स विद आर, ठीक है। तो ऐसे रोबोट, रैट, तो ग्रेजुअली उसने पिक करता कि अब वो बोलता है। तो कोई ये दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो मेजर रहता है लाइक ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या डिसलेक्सिया वाले होते हैं, वो थोड़ा मेजर रहता है उनमें, बट दे आर सुपर टैलेंटेड। उनका कहीं ना कहीं टैलेंट होता है इस चीज में। नॉर्मल बच्चों में स्पीकिंग का कभी कभी होता है, वो कोई इतना इशू नहीं रहता है कि, बट ये है कि जब बच्चा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से लर्न करना सीख जाता है, वो फोनिक्स से साउंड सीख जाता है, तो वो बड़ी जल्दी ब्लेंड कर लेता है वर्ड्स को। जो पहले CAT कैट पढ़ रहा था, आज वो एट कैट पढ़ता है, फिर ग्रेजुअली वो एट कैट भी नहीं पढ़ता, सीधा पढ़ता है कैट। ये लेवल्स होते हैं। और जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, तो पता कैसे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या फिर ये नॉर्मल है? कुछ मतलब उसका कुछ होता है क्राइटेरिया, या फिर वो डॉक्टर ही बता सकता है?
मैम वो तो स्पेशल चिल्ड्रन है, कोई इट इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉब्लम, वो स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशल एजुकेशन होती है उन लोगों के लिए, पर वो बच्चे भी बहुत एक्सेल करते हैं अगर उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। राइट, बेसिकली पेरेंट्स अगर उसको एज अ प्रॉब्लम लेंगे तो वो तो उसको यही करेंगे, तो सफर कर इस चीज में। लेकिन कई लोग इसी को लेके एक पॉजिटिव पॉइंट बहुत अहेड जाते हैं। मेरे नोन में काफी लोग हैं जिनके बच्चों ने बहुत सक्सीड किया है, ऑटिस्टिक किड्स, और वो आज इतनी अच्छी बोलते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने होप नहीं छोड़ी। तो जब हम होप नहीं छोड़ते हैं किसी भी बच्चे के पीछे, तो वो बच्चा राइज करता ही करता है, चाहे वो कोई भी हो। पेरेंट्स का एफर्ट, टीचर्स का एफर्ट, दोनों का म्यूचुअल एफर्ट रहता है, प्लस द किड्स एफर्ट आल्सो। बट अगर हम इस चीज को बोले कि अच्छा ये ऐसे नहीं कर सकता है, पर वो दे आर स्लो लर्नर्स, एक्चुअली दे आर स्लो लर्नर्स, उनको टाइम लगता है एंड दे नीड अ प्रॉपर स्पेस, वो चीजें चलती है उनमें। तो कुछ अडल्ट्स में भी और कुछ बच्चों में भी ना एक प्रॉब्लम होती है कि स श के वर्ड्स बोलते टाइम वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी रिसेंट भी एक मूवी आई थी, मुझे एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद आ रहा, तो वो उसमें क्या था कि उसको कोई प्रॉब्लम होती, तो जैसे अशोक को बोल रहा है अशोक, ठीक है उसका नाम है, तो वो स्पीच ही नहीं दे पा रहा था कि कॉन्फ्रेंसेस में, तो उस केस में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? स्पीच क्लैरिटी होनी चाहिए मैम, स्पीच थेरेपी होनी चाहिए, प्लस ये कुछ चीजें हम लोग खुद इंकलकेट करते हैं बच्चों में, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं आजो आजो, यू नो, हम वो तोतलापन खुद यूज करते हैं। अगर हम ये चीजें ना करें तो बच्चों में वो चीजें आती ही नहीं है, मेजर प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। मैंने अपने बच्चे के साथ कभी ऐसे बात नहीं करी, मैंने उसे बड़े आराम से नॉर्मली कम हियर, या प्लीज इधर आओ, या बेटा बात सुनो, कैसे हो, तो उसने वो कभी थतला तोतलापन बोला ही नहीं। अगर आप ही बच्चों के साथ वैसे बोलोगे, देखो बच्चा तो जो सुनेगा वही बोलेगा ना। कुछ तो चलो होता है, बाय बर्थ है, बच्चों में थोड़ा सा होता है, बट कुछ को तो आप खुद ही एंटर कर देते हो उस चीज में। आप ही उसको बोलोगे कि सोना या शोना, ऐसे बोलोगे वर्ड्स, वो थोड़ा उसका डाइवर्ट भी होगा माइंड, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत है। योर स्पीच शुड बी क्लियर विद योर किड्स। लोग बोलते हैं ना कि 3 years ओल्ड, इसको क्या समझ आएगा, उसको सब समझ में आता है। दे विल पिक अप द वर्ड्स विच एवर यू आर स्पीकिंग। अगर आप बैड वर्ड्स भी घर पे यूज कर रहे हो, बच्चे आप देखना बहुत जल्दी यूज करेंगे। तो वो क्यों सीखते हैं? बिकॉज वो सुनते हैं, और वो उनको ये नहीं पता कि मीनिंग क्या है, बट दे विल स्पीक, दे विल इमिटेट यू। तो अगर हम अच्छे पैटर्न से बच्चों को बोलेंगे, बहुत जल्दी बच्चे बोलना सीखते हैं। हाँ मतलब हाँ, एज ए पेरेंट, एज ए मॉम, मतलब कभी कभी मैं भी शायद अपनी डॉटर के साथ ऐसे ही बोलती हूँ कि बेटा क्या हुआ, क्या खाया, है ना, ऐसे खाया, वो ऐसे करते हैं। मतलब एक ये अच्छी चीज है कि लाड में हम लोग कर देते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो भी कर देते हैं ये सब चीजें। तो मतलब ये अच्छी चीज है कि मेरे को जो आज सीखने को मिले कि हमें पेरेंट्स से बात ही उसी अकॉर्डिंग करनी चाहिए, कि ताकि बच्चा कल को जाके क्लियर वर्ड्स बोले। बिल्कुल। ओके, सो एज ए पेरेंट समटाइम ना बच्चों को लगता है कि अब हमारा बच्चा, जैसे आपने कुछ सिखाया बच्चों को कि कोई आपने वर्ड बताया, तो बच्चे ने जाके वो वर्ड रिपीट किया घर पे, तो फिर भी वो नहीं क्लियर बोलते। बच्चे कहते हैं कि तेरे को एक वर्ड पेरेंट्स बोलते हैं कि तेरे को समझ नहीं आ रहा, या तेरे को बोलना नहीं आ रहा, तेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही। तो क्या वो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का वो चीज डाउन करते हैं अगर पेरेंट्स उसको ऐसे फोर्सफुली करवाए चीजें? तो वो कभी डांटना भी चाहिए या नॉर्मली भी हम सिखा सकते हैं? मैम थिंग इज दिस ना, कि अगर आप बच्चे को एक दिन में एक चीज करवा रहे हो, आप उसको बोलो घर पे जाके ठीक है बेटा ये कर लो, नेक्स्ट डे अगर वो अनप्रिपेयर्ड चीज आ जाती है वापस से, तो इट्स ओके ना, नहीं करवाया होगा पेरेंट्स ने, या बच्चे ने भी नहीं करवाएगा। कई पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मैम ये साउंड्स कर लिया पर ये रीडिंग नहीं कर पा रहा, ये ब्लेंडिंग नहीं कर पा रहा। तो मैं बोलती हूँ मैम इट टेक्स टाइम, गिव मी सम टाइम। हम गेम्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू ब्लेंडिंग करते हैं। जैसे मैं उसको एट बना दिया, मैं उसमें अलग अलग वर्ड बिगिनिंग साउंड्स चेंज करूंगी, दीज आर कॉल्ड एज राइमिंग वर्ड्स। तो कैट लगा दिया, बी लगा दिया, बैट बन गया, एस लगा दिया, सैट बन गया। तो जनरली वो एक ही वर्ड पे मैं फोकस करूंगी, तो वो कॉन्टिन्यूसली वही रीड करेगा। जब वो बच्चा कॉन्टिन्यूसली एक ही वर्ड को रीड करेगा, वो डेफिनेटली उसके माइंड में स्टक हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे रीड करना है, ये पैटर्न है। आप बोलो कि एक दिन में हम चांद पे पहुंच जाए, तो वो भी नहीं होता मैम, उसको भी कितने साल लग गए, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए कि अगर वो नहीं समझ रहा, उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दोबारा से दो। अगर आप नहीं दोगे तो वो क्लैरिटी नहीं होएगी, और बच्चा वो कंफ्यूज ही रहेगा उस चीज में। तो कंफ्यूजन, मतलब जो कंफ्यूज चाइल्ड होते हैं बेसिकली, उनका मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि जो अंडर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, जो आज जो बड़े हो चुके हैं, या फिर जो उतना नहीं प्रॉपर कम्युनिकेट
सकते, तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो स्टार्टिंग में ही हमें कैसे बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए सो दैट आगे चल के, मतलब रीडिंग्स तो चलो आप करवा रहे हो, फोनिक साउंड्स तो आप करवा रहे हो, हम लोग हर चीज, इस चीज के लिए तो हम लोग, हमारे पास ट्यूटर है, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें एज ए पेरेंट ही सिखाना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट आगे चल के बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट कर सके और अपनी बातों को रख सके? मैम जैसे बच्चा आपके पास आया कि मम्मा आज पता क्या हुआ, मैं बिजी हूँ अभी, मत बाद में बात करते हैं, वहीं पे शटर हो जाता है कॉन्फिडेंस। ये चीज बड़ों में भी होती है। आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, धीरे बोल थोड़ा सा, आप बोलोगे दोबारा से नहीं बोलोगे, आप कहोगे छोड़ो यार क्या बात करनी है। तो ऐसे ही बच्चों में भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है जब आप उनकी बात ही नहीं सुनते हो। धीरे धीरे वो अपने अंदर रखने शुरू हो जाते हैं हर चीज को, और ये आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप लोग देख ही रहे हो, इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? कि पेरेंट्स बात सुनते ही नहीं है बच्चों की। बच्चे जो बताना चाहते हैं वो आउटसाइडर को बताते हैं, आउटसाइडर उनका फायदा उठाते हैं और बच्चे अल्टीमेटली ट्रैप में फंस जाते हैं। जब आप बच्चे को टाइम ही नहीं दोगे, सुनोगे ही नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका वहीं पे शटर हो जाता है। आपको बच्चे की बात सुननी है। अब मेरी डॉटर मेरे पास आती है, मम्मा आज ये हुआ, मेरे से बात करती है, अपने मेरे हस्बैंड से भी बात करती है कि पापा आज ये हुआ पूरे दिन में रूटीन। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। अगर वो सारी चीज मुझे नहीं बता रही तो थोड़ी चीज अपने पापा को बता रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, एक को कह रहे हैं कि हाँ मम्मा पापा मुझे टाइम दे रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। अगर आप बच्चों को सुनोगे, चुप कर जा, बहुत बोलते हो तुम, बहुत बोलते हो, उससे क्या होता है कि वो अल्टीमेटली कल को कोई प्रॉब्लम भी होगी वो आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे, उसके नंबर भी कम आएंगे, वो तब भी डरेंगे कि मैंने नहीं बात करी। और इसी के लिए आपने देखा ही कितने लोग, कितने बच्चे छोटे छोटे सुसाइड कर रहे हैं कि मेरे पेपर में नंबर नहीं आए, मैं फेल हो गया, मैं ये हो गया। वो इसीलिए कि पेरेंट्स ने इतना का वो ड्रैगन वाला, ड्रैकुला वाला रूप बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या पेपर में नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो चीजें अगर हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दें कि कोई बात नहीं। अब मेरी डॉटर के कई बार नहीं पूरे नंबर आते, इट्स ओके, मैं बोलती कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में आप और वर्क करना, इट्स ओके। आप सेकंड आ गए, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। आप थर्ड आ गए तो भी कोई इश्यू नहीं है, एटलीस्ट आप कहीं तो आए, आप रिकॉग्नाइज तो हुए। क्लास में मैम ने बोल दिया ना कि यू हैव डन अ गुड जॉब, अप्रिशिएट करा है ना, दैट इज माई गिफ्ट, नथिंग एल्स। ये चीज है। आप बच्चों को मोटिवेट ही नहीं करोगे, आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करते जाओगे, बूस्ट अप ही नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो क्या कह रहे हैं कि अंडर कॉन्फिडेंस बच्चों को ही आगे पैदा कर रहे हो। ये चीज है। सो लास्ट में जो ऑडियंस हमारा ये पॉडकास्ट देख रही है, तो उनको आप क्या एडवाइस, पेरेंट्स हैं या नॉर्मली जो नई अनमैरिड हैं, सबको ही, तो ये क्या एडवाइस देना चाहते हो कि रीडिंग्स को लेकर या फोनिक्स को लेकर, कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे चल के, सो दैट कि लाइफ में कुछ उनको ऐसे हर्डल्स ना फेस करनी पड़े? तो मैं ये सबको बोलना चाहती हूँ कि फोनिक्स बहुत जरूरी है। इट्स रियली एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 3 आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होएगा, बच्चे का बेस अच्छा बन जाएगा, प्लस वो रीडिंग, स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, देन कॉम्प्रिहेंशन, बहुत चीजें वो हर चीज में एक्सेल करेगा। लेकिन अगर आप छोड़ते हो कि नहीं छोड़ो इसमें क्या है, हम रोट लर्निंग से ही करेंगे, वो कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। अब मेरे बच्चे कोई रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, आंसर ऐसे विद इन अ सेकंड देते हैं। वो क्यों देते हैं? बिकॉज उनको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन है। दूसरा, आप रोट लर्निंग वाले बच्चों को कंपैरिजन करोगे तो वो रीड करेगा, अच्छा व्हाट डू यू कॉल लाइक दिस एंड ऑल दिस। ये फर्क होता है एक फोनिक्स रीडर में और एक नॉन फोनिक्स रीडर में। रोट लर्निंग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। सिट विद योर किड्स, रीड टुगेदर, लर्न टुगेदर, प्ले टुगेदर, लिसन टू देम। बेसिकली उनकी बात सुनो, उनको समझो, उनके फीलिंग्स को टाइम दो, इमोशंस को टाइम दो। ये चीज छोड़ दो। एंड सोशल मीडिया एंड टीवी एंड फोन तो बिल्कुल भी नहीं दो। मतलब मैं तो आई नेवर गिव टू माई चाइल्ड। वो फोन बिल्कुल नहीं देखती है, कि मुझे ये रील्स देखना मुझे तो पसंद ही नहीं है। रादर देन सिर्फ वो मेरा पेज देखती है, अदरवाइज वो कुछ नहीं देखती है। क्योंकि मेरे को होता है कि टीवी पे देखो, सबके सामने देखो, स्पिरिचुअल चीजें भी देखो, मतलब फनी भी देखो, हर चीज देखो जो चीज आपको लर्निंग दे रही है। ये चीज मैं मोटिवेट करना चाह रही हूँ हर उस न्यू पेरेंट में। और जो थोड़े से जिनके बच्चे अभी एज ग्रुप है जिनका फोनिक्स का, दे कैन स्टार्ट, कि बच्चों के साथ फोनिक्स आप स्टार्ट करिए, और खुद अगर लर्न करना है खुद भी लर्न कीजिए, और बच्चों को टाइम दीजिए। दैट इज द मेन थिंग। सो मैम, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे भी ऐसी काफी चीजें सीखने को मिली है, तो डेफिनेटली मैं अपनी डॉटर को भी ये चीज सिखाऊंगी, तो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सो ऑडियंस को भी आई होप अच्छा लगा होगा सुन के। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।